गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फैराडेज के लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपने याद की, सीखी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन के बाद फैराडे और हेनरी के आपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पढ़े थे। उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे फैराडे ने दो लॉ दिए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। केमिस्ट्री में भी शायद आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ है वो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपने देखा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करते थे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। तो फर्स्ट लॉ सिंपल यही स्टेटमेंट कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है फैराडे के, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर बोल सकते हो या कोयल बोल सकते हो, लिंक्ड विद अ कंडक्टर, whenever magnetic flux linked with a conductor changes EMF और करंट। अगर वो ओपन सर्किट है तो EMF बोलेंगे, अगर वो शॉर्ट सर्किट है तो हम क्या बोलेंगे, करंट। EMF और करंट, क्लोज लूप के लिए करंट इज इंड्यूस्ड इन इट एंड दिस लास्ट्स, और ये कितनी देर तक बना रहेगा जो करंट इंड्यूस हुआ है या EMF इंड्यूस हुआ है, दिस लास्ट्स एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंजेस, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ये आपका EMF बना रहेगा। तो ये आपकी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक था किसी कंडक्टर के साथ चेंज होता है तो EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट, उसमें EMF या करंट इंड्यूस हो जाएगा, ब्रैकेट में चाहे करंट भी। और इस तरीके से जो EMF इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, और जो करंट इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस करंट। तो करंट वर्ड नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में। इंडक्शन होगा, EMI प्रोसेस से करंट पैदा होगा तो उसको इंड्यूस करंट बोलेंगे, ना कि करंट। और जो EMF बनेगा उसको इंड्यूस EMF बोला जाएगा। एंड दिस लास्ट, और ये कब तक लास्ट करता रहेगा, बना रहेगा, एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंजेस, जब तक फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ ये है कि जो EMF इंड्यूस हुआ है तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ तो उसके मैग्नीट्यूड होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैथमेटिकली देखिए, ये एक तरीके से आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ था मोशन का, उससे की तरह है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅b/dt। तो क्या स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो आपका सेकंड लॉ है वो ये बताता है आपका कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ये आपका सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ जैसे कि आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी की सिचुएशन चेंज नहीं होगी। यहाँ भी यही है, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो वहाँ फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता था, यहाँ फर्स्ट लॉ इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस करंट को के बारे में बता रहा है, इनकी डेफिनेशन सेट कर रहा है। सेकंड उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो यहाँ मैथमेटिकली सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी दिस। तो इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो दैट इज इक्वल टू d∅/dt। k आया, k1 मिला इन SI सिस्टम। तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू आपको 1 मिली, k इज 1, E इज इक्वल टू d∅b/dt। फॉर n टर्न्स, यहाँ ये भी लिख लें या नोट में लिख लें, नोट फॉर n टर्न्स। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कोयल के, जो आपके जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड EMF है वो n टाइम्स हो जाएगा। ये एक कोयल के साथ इंड्यूस्ड EMF था, तो नेट इंड्यूस्ड EMF विल बी दिस। ठीक है, तो एक कोयल के लिए d∅/dt और n कोयल्स के लिए n टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक कर लेंगे। अब इसी को एक्सटेंड कीजिए, ये नोट नंबर 1 हो गया 2। फाइव भी आपको पता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। b एक कोस थीटा होता है, b एक कोस थीटा। तो E का फार्मूला क्या हो गया, d
बी ए कोस थीटा, एन टर्न्स है तो एन भी आ जाएगा, एन टर्न्स होंगे तो एन आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों में से सिचुएशन में जो भी वेरिएबल होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी टाइम के साथ तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो ए कोस थीटा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। अगर एरिया वेरी कर रहा होगा और बी कोस थीटा कांस्टेंट होगी तो वो बाहर आ जाएंगे, ए अंदर रह जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा, बी ए बाहर आ गए। अगर जैसे कि आपने जनरेटर में पढ़ा था, इसी जनरेटर में 10th क्लास में, तो आपकी फ्रंट कोयल ऐसे घूमती थी तो उसका जो एरिया वेक्टर का एंगल है वो लगातार मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा था, चेंज। तो थीटा यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ कोयल, तो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और कोयल के एरिया वेक्टर में एंगल चेंज हो रहा मीन्स कोयल की ओरिएंटेशन चेंज होना। तो जब भी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो बी ए बाहर आ जाएगा, डी कोस थीटा बाई डी टी। और थीटा को भी हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है? तो वो हम इसी जनरेटर में सीखेंगे भी। तो यहां से नोट नंबर 3 लिखें। अब आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स टू इंड्यूस करंट या ईएमएफ इंड्यूस करने के क्या मेथड है। तो फर्स्ट तो है बी के ऊपर डिपेंडेंसी बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करने से। क्लियर है? सेकंड, एरिया बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कोयल का एरिया चेंज करने में। थर्ड, थीटा चेंज, थीटा मींस ओरिएंटेशन, पोजीशन क्या है, कहाँ रखी हुई है कोयल आपके मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका एरिया वेक्टर और फील्ड का एंगल कांस्टेंट है, बट कोयल की ओरिएंटेशन चेंज कर दें, थीटा क्या हो जाएगा, चेंज। बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड में कोयल की ओरिएंटेशन चेंज करने पर, ओरिएंटेशन ऑफ कोयल के ब्रैकेट में थीटा लिख सकते हो कि थीटा चेंज करने पे, यहाँ बी लिख सकते थे फील्ड चेंज करने पे, यहाँ ए लिख सकते थे एरिया चेंज करने पे। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके भी आप ऐसा कर सकते हो, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ की अमाउंट को चेंज कर सकते हो। जनरली 3 ही पूछेगा, फोर्थ लिख सकते हो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर। क्लियर है? तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स थी। एक और नोट ये बनता है कि क्या इस लॉ में कोई कमी है, फैराडे ने 2 लॉ दिए, क्या कुछ कमी रख दी? बिल्कुल रख दी। उसने ये नहीं बताया कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ होता था एक तरफ बैटरी का प्लस साइन होता था और एक तरफ क्या होता था, माइनस। यहाँ पर तो पॉजिटिव पोलैरिटी किस साइड होगी और नेगेटिव किस साइड होगी। तो मान लेते हैं एक कंडक्टर है या एक रोड है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो ए है और बी, तो ए में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, या फिर करंट किधर जाएगा, ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा। तो लिखिए लिमिटेशन ऑफ, ये फोर्थ नोट में, लिमिटेशन ऑफ Faraday's laws. It gives no information about polarity of induced EMF, that is direction of induced current. So it gives no information about पोलैरिटी, वो सिर्फ ईएमएफ बता रहा है, पोलैरिटी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता रहा है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये नहीं बता रहा भाई करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, पॉजिटिव पोलैरिटी का है, नेगेटिव का है। क्लियर है? तो फैराडे स्पेलिंग यहाँ गलती लिखी, इसको ठीक कर लीजिए, फैराडे। तो उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये कह दे भाई फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 3t² - 4t + 6, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। भाई ई और फाई का रिलेशन देखें तो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा d∅/dt, नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6t - 4, अब t को 3 रख दें तो 6 × 3 - 4, 6 × 3 18 - 4 इज 14, तो आंसर आएगा 14 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 14 वोल्ट। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ करा दिया है आपको, दोनों लॉ बता दिए हैं, लॉ के कुछ नोट्स बनाए हैं हमने, और लॉ की जो लिमिटेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।